हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखिए हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे तानाशाह के बारे में जिसके राज में ना जाने कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो तानाशाह कुछ नहीं कर पाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, तानाशाह के राज में उसको मारने की धमकियां दी जाती हैं। ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते। जी हाँ, तानाशाह के राज में सड़कों पर बैठ के उसकी मरने की दुआएं की जाती हैं। अरे मोदी मर जा तू, अरे मोदी मर जा तू। जी हाँ, इसी तानाशाह के राज में इसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है। BJP leader Raju Jha was shot dead by unidentified shooters at the Shaktigarh in West Bengal's Purba Bardhaman. लेकिन तानाशाह अपनी तानाशाही नहीं दिखाता। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? अबे तू थोड़ा सा क्या? जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ध्रुव राठी की इस वीडियो के बारे में। इसने जो भी बोला उन सारी चीजों को एक एक करके हम डिबंक करेंगे, लेकिन इस वीडियो को डिबंक करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से कैंपेनिंग करना शुरू करती है। अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने भी कैंपेनिंग शुरू कर दी है मोदी की गारंटी और विकास जैसे नारों को लेकर, और वहीं पे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी कैंपेनिंग शुरू कर दी है लोगों को उकसाने की। राहुल गांधी के आप हर स्टेटमेंट को सुन सकते हैं, एक तरीके से वो लोगों को यही सिखा रहा है कि तुम एसटी हो, तुम एससी हो, तुम ओबीसी हो, तुम्हारा हक मारा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। देखो, प्रोवोक तो डायरेक्ट कर नहीं सकते राहुल गांधी, कर सकते हैं इनडायरेक्ट प्रोवोक, और वो ही कर रहे हैं। इसी तरीके की कैंपेनिंग चल रही है कांग्रेस की। हिंदू जब इनको वोट नहीं देता है तो एक काम करो, हिंदू यूनाइट है, इन्हें डिवाइड करना शुरू कर दो। जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी वो आज की डेट में इटालियन लोग अपना रहे हैं, वोट डालो और राज करो। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वहीं पे इसी चीज में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए वीडियोस आ जाती हैं ध्रुव राठी और इन जैसे क्रिएटर्स की। सबसे पहले मैं ध्रुव राठी के बारे में बात करना चाहूंगा। ध्रुव राठी पहली बात तो इंडियन नहीं है, एक एनआरआई बंदा है, और इस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी में पन्नू जितनी मानता हूं। ये व्यक्ति अपनी वीडियो में अविशार शर्मा जैसे लोगों को लेके आता है जिसके स्टेटमेंट इतने प्रोवोकफुल होते हैं, ये इतनी फेक न्यूज फैलाता है कि देश में दंगे हो जाए। अगर आपको याद नहीं है तो इस क्लिप को देखिए, किसान आंदोलन के टाइम अविशार शर्मा ने किस तरीके से फेक न्यूज फैलाई थी। ये लाश जानते हैं किसकी है? 34 वर्षीय किसान नवनीत की। उत्तराखंड का रहने वाला नवनीत आईटीओ में ये अपने ट्रैक्टर के साथ जाता है और कैरवान की इस खबर के मुताबिक उसकी आंख में गोली लगती है और उसका ट्रैक्टर फिर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सच तो यह है दोस्तों कि सत्ता में बैठे हमारे हुक्मरानों की कोई जवाबदेही नहीं। नवनीत को मौत के घाट उतार दिया। कितने चैनल्स ने इस मुद्दे को उठाया बताइए। उस टाइम पे जो सो कॉल्ड अन्नदाता थे ना, तथाकथित किसान, अगर उन तक ये न्यूज पहुंच जाती या दूर बैठे लोगों तक ये न्यूज पहुंच जाती तो नो डाउट आज की डेट में ये तानाशाह डिक्लेयर हो जाते मोदी जी। लेकिन सच क्या है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन फिर भी अविशार शर्मा ने इस वीडियो को डाला, इनफैक्ट इसको डिलीट तक नहीं किया, और इस तरीके की फेक न्यूज स्प्रेड करने वाले लोगों को ये राठी प्रमोट करता है। से कुछ साल पहले एक वीडियो में एक बंदे को लेके आया था जिसने क्लेम किया था कि वो आईटी सेल का बंदा है। मैं 2013 से ही था, वैसे 2012 में आईटी सेल का गठन हुआ था, जिस टाइम पे गडकरी जी अध्यक्ष थे, उस टाइम पे ही मैं ज्वाइन कर लिया था। ये बंदा भी टोटल फ्रॉड और फेक निकला। इनफैक्ट आज की डेट में ये बंदा हर दूसरे बंदे की डीएम में घुस रहा है। इनफैक्ट मेरे पास भी आ चुका। मेरे दोस्त को सो कॉल्ड आईटी सेल के बंदे ने मैसेज किया और बोला कि यार मुझे ना इस तरीके से पैसा दिया गया था झूठ बुलवाने के लिए। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानता। अगर इसने वाकई में पैसा लिया है और इस तरीके की वीडियो बनाई है तो ये आज भी आके झूठ बोल सकता है पैसों के लिए। तो पॉइंट यहाँ पे इस बंदे की क्रेडिबिलिटी का नहीं है, पॉइंट यहाँ पर यह है कि ध्रुव राठी जैसे लोग किस तरीके के लोगों को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, और आई डोंट नो गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं करती है। जनरली मैं किसी आर्ट या क्रिएटिविटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब आप फेक न्यूज स्प्रेड करोगे आपको माफी मांगनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी वीडियो से देश में दंगे ना हो, वायलेंस ना बढ़े और लोग प्रोवोक ना हो। हालांकि ध्रुव राठी और पन्नू मेरे लिए एक ही समान है, दोनों इंडिया में बाहर रह के इंडिया में नफरत फैलाने का काम करते हैं, दैट्स इट। और इन लोगों की बात की क्रेडिबिलिटी इतनी ही है जितनी आज की डेट में राहुल गांधी की, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खैर ये हो गई ध्रुव राठी की बात। अब मैं बात करना चाहता हूं असल में तानाशाही क्या होती है। मिस्टर ध्रुव राठी, मिस्टर एनआरआई, आपसे बात करना चाहता हूं। तुम तो रहते हो इंडिया के बाहर, तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन होता नहीं है। इनफैक्ट तुम इंडिया में भी रहते हो तो भी तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं होता। आज की डेट में मोहम्मद जुबैर हर दिन फेक न्यूज फैलाता है, उसके बाद भी वो इंडिया में रहता है। आज की डेट में अविशार शर्मा और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो फेक न्यूज फैलाते हैं, उसके बाद भी इंडिया में रहते हैं। लेकिन तुम्हारा जो माई बाप है जिसमें तुम एक प्रधानमंत्री की शक्ल देखते हो, अरविंद केजरीवाल, अगर उसको कोई बंदा क्रिटिसाइज कर दे तो वो अपनी पंजाब पुलिस की मदद लेके उसको घर से उठवाता है, किडनैप करवा के पंजाब ले जाता है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार किया गया है। तेजेंद्र बग्गा से लेकर रचित सिंह तक न जाने कितने लोगों को पंजाब की पुलिस ने उठाया, और ये पुलिस किसकी है? केजरीवाल की। तुम खुद सोचो, तुम मोदी के खिलाफ बोलते हो, उसे तानाशाह बोलते हो, इनफैक्ट तुम्हारा पूरा गिरोह मोदी को तानाशाह बोलता है, लेकिन क्या कभी किसी के ऊपर पुलिस केस हुआ? लेकिन जिसको तुम अपना आइडल मानते हो, जिसमें तुम प्रधानमंत्री की शक्ल देखते हो, अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो तुरंत उसकी पुलिस एक्शन लेने पे आ जाती है। अब समझ आया
है तानाशाह का क्या मतलब होता है? खैर कोई बात नहीं, जो भी ध्रुव IT के सब्सक्राइबर हैं और 2014 के बाद पैदा हुए हैं, मैं उनको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना चाहूंगा ताकि उनको पता चले कि 2014 से पहले इस देश में क्या क्या हुआ है। असल डिक्टेटरशिप की शुरुआत पता है कब हुई थी? इंदिरा गांधी के दौर में, जब उसने इमरजेंसी लगाई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी के वक्त किस तरीके से पेपरों पर रोक लगाई गई थी, रेडियो पर रोक लगाई गई थी, ये बात शायद आप लोगों को अच्छे से पता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप 2014 के बाद पैदा हुए हैं और 2014 के बाद इस देश में तानाशाही आई हुई है। इमरजेंसी के वक्त पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ऐसे ऐसे बिल लाए गए थे ना, लोगों को पकड़ के उनके जबरन नसबंदी करवाई जा रही थी। ये हुआ इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। और क्यों हुआ? क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर रोक लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की है, उन्होंने मिसयूज किया है सरकारी प्रॉपर्टी का अपने इलेक्शन के लिए। जिस तरीके की बात आज राठी कर रहा है ना कि बूथ कैप्चरिंग की जाती है, बूथ कैप्चरिंग उस टाइम की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर रोक लगाई थी और रोक से बचने के लिए इन्होंने इस देश के ऊपर इमरजेंसी थोपी थी। साथ ही साथ जो बच्चे 2014 के बाद पैदा हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, होस्ट ट्रेडिंग, जो एक नया जो शब्द आपने सुना है, 90 से ज्यादा बार लोगों द्वारा चुनी गई सरकारों को कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा गिराया गया है। जी हां, और इसमें 50 से ज्यादा बार तो इंदिरा गांधी द्वारा गिराया गया है। किस तरीके से आर्टिकल 356 का मिसयूज हुआ है ना, ये पूछो कांग्रेस वालों से, तब तुम्हें पता चलेगी कि तानाशाही क्या होती है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इसके अलावा इन्होंने एक और पॉइंट उठाया है अपने वीडियो में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर नहीं। हालांकि इसने इस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया, लेकिन मैं आपको प्रूफ देता हूं। ये बात है 2009 की, जब इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे एन गोपाला स्वामी। इस वक्त में उनकी टीम में एक मेंबर हुआ करते थे जिनका नाम था नवीन चावला। तो ये जो एन गोपाला स्वामी थे, इन्होंने कंप्लेंट की थी गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने बताया था कि इनकी टीम का एक मेंबर जिसका नाम है नवीन चावला, वो कांग्रेस बायस्ड है और कहीं ना कहीं वो मदद करता है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू मदद करता है कांग्रेस की इलेक्शन जीतने के लिए। जब भी कोई मीटिंग चला करती थी, वो बीच में से उठ जाया करता था और बाहर जाके कांग्रेस के नेताओं को फोन करके बताया करता था कि इस तरीके की बात हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डाला करते थे कि इस तरीके के डिसीजन मत लो जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? ये बात 2009 की है। जो बच्चे 2014 के बाद पैदा हुए हैं, जाइए जाकर इस आर्टिकल को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि इस देश में किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया गया है। इसका कहना है ना राठी का कि भैया जो इलेक्शन कमीशन है वो फेयर नहीं है। आज की डेट में 2009 का तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया, इनफैक्ट 1970 का भी दे दिया। अब मैं तुम्हें देता हूं 2014 के बाद के एग्जांपल। बहुत सारे बीजेपी लीडर्स के ऊपर ईसी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। ईसी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था अरुण सिंह जी के अगेंस्ट, जो कौन थे? बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी। अभी और से नहीं है, दिल्ली के प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा, उनके ऊपर भी ईसी ने एक नोटिस जारी किया था। ऐसा आरोप था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कुछ टिप्पणियां की हैं अपने ट्विटर हैंडल से, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ईसी में कंप्लेंट करी थी और ईसी ने नोटिस जारी किया था, ईसी ने कार्रवाई की थी। इस तरीके की कार्रवाई 2014 के बाद तो हो रही है, लेकिन 2014 से पहले क्या हुआ करता था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अलावा 2019 इलेक्शन में चले जाओ, ना जाने कितने सारे बीजेपी लीडर्स के ऊपर कार्रवाई हुई थी। एक वो गुलाब चंद कटारिया जी थे, मेनका गांधी थी, ना जाने कितने सारे ऐसे बीजेपी के पॉलिटिशियंस थे जिनके ऊपर ईसी ने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की थी। जो 2014 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें कुछ फैक्ट समझ में आए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। कोई भी गवर्नमेंट अगर टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो वो उसके बारे में बात करेगी चुनाव में, और ऐसा अक्सर होता है। तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि इसमें गलत क्या है? तुझे तो राठी बड़ा शौक है ना इंडिया को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने का। ओबामा ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसने भी अपने इलेक्शन कैंपेन में इस बारे में बात की थी कि हमारी मिलिट्री ने जाके ओसामा को मारा है। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया, टेररिज्म के खिलाफ किया है, तो वो उसको गिनाई भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बाहर बैठा, जर्मनी में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं ये गलत है, तेरे ओपिनियन से चलेगा देश। इसके बाद अगला इल्जाम क्या लगाया गया था? हाँ, भाजपा सरकारों को गिरा देती है। ऑलरेडी मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल बता चुका हूं कि 1950 से लेके अभी तक ना जाने कांग्रेस ने कितनी सरकारों को गिराया है। इनफैक्ट इस देश के प्रधानमंत्री 1975 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जब बन गई थी, उनको इंदिरा गांधी द्वारा हटा दिया गया था। मैं बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर लेवल के इलेक्शन की, केंद्र सरकार की, उसको इंदिरा गांधी द्वारा गिरा दिया गया था। और ये बात करते हैं स्टेट की, और क्यों ना गिरे सरकार। अब मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें बताने वाला हूं, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। मैं ऐसा नहीं कि मैं इंटरनेट पर रिसर्च करता हूं उसके बाद आके आपको कुछ भी बोल देता हूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको चीजें शेयर करता हूं। पहली चीज तो उद्धव ठाकरे की सरकार जो गिराई गई, क्यों गिराई गई? क्योंकि अगर आप शिवसेना के किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो आपको पता होगा उद्धव ठाकरे एक पपेट सीएम थे। उन्होंने शिवसेना के किसी नेता की बात नहीं सुनी। ये मैं आपको जेन्युइन रीजन बता रहा हूं और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप लोग
लोग बोलेंगे कि पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे, मैं 2011 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं मेरे भाई, मैं 2014 के बाद पैदा नहीं हुआ। मैंने वो समय भी देखा है जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी और 8-8, 10-10 घंटे लाइट नहीं हुआ करती। मैं 2011 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं, अलग अलग पार्टीज के साथ काम कर चुका हूं। और जब ये उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी तब बहुत सारे ऐसे नेता थे जो मेरे टच में थे। जब मैंने उनसे बात की तब मुझे पता चला कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ डील कर रहा है। और जब कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है ना, वो बगावत पे उतर आते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही आपकी ही सरकार में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्विच कर सकते हैं। अगर आपका जीवन राजनीति करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और राजनीति में ये चीज नॉर्मल है, इसमें हमको इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। दैट द रीजन बाकी सारे विधायकों को मौका मिल गया वापस जाने का भाजपा के साथ और एकनाथ शिंदे बन गए उनका मेन चेहरा। दैट द रीजन वहां की गवर्नमेंट गिरी। साथ ही साथ दूसरी बात, उद्धव ठाकरे के फेस पे नहीं जीते थे महाराष्ट्र जीते थे मोदी और देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे। लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने जो उनके पिताजी कहा करते थे, एक बार उनका स्टेटमेंट सुन लो। दम नाही अजिबात दम नाही, सगळे टीका घालतात त्या बाईचे, तिच्या आसपास सगळे बाईची हात मारली हा आवाज देशासाठी देवत्याग बदनाम केलेला आहे, माहिती आहे तुला काय नाही सोपते आहे। अपने पिताजी को उसूलों को छोड़ के कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, धोखा दिया, जिसके बाद आगे चल के उनके ही लोगों की सुनवाई नहीं हुई और दैट द रीजन एकनाथ शिंदे ने उस सरकार को गिरा दिया। रही बात बिहार की, तो 2022 में हम सबने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार मोदी के साथ टाई अप करके सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं और उसके बाद आरजेडी के साथ चले जाते हैं, वापस भाजपा के साथ आ जाते हैं। नीतीश कुमार किस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो बिहार में अगर सरकार गिराई गई है या फिर उसको मैनिपुलेट किया गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से जो ईडी है वो करप्टेड लोगों को पकड़ना बंद कर दे, है ना। अभी हाल ही में को पकड़ा गया था, 300 करोड़ से ऊपर का स्कैम उसने किया था। लेकिन वहीं पे अगर ईडी वाले ध्रुव राठी की वीडियो देख लेते तो वो तो रेड करने जाते ही नहीं। इतना बड़ा स्कैम हम लोगों के सामने आता ही नहीं अगर वो ध्रुव राठी की वीडियो देख लेते। कितना सोचता है देश के बारे में यार, कितने पेपरों की बेमतलब की इंक लगी हेडलाइन छापने के लिए, कितने सारे न्यूज चैनल की एनर्जी लगी इस तरीके की न्यूज बनाने के लिए। राठी सोचता तो बहुत है यार। हालांकि राठी तुम्हें ये नहीं बताएगा कि ईडी ने खुद कहा है कि उन्होंने अब तक जितनी रेड की है उसका मात्र 3% पॉलिटिकल लोगों के ऊपर किया गया है, मात्र 3%। यानी कि अगर ईडी ने 100 रेड मारी ना तो उनमें से मात्र 3 रेड है जो पॉलिटिशियंस के ऊपर मारी गई हैं। साथ ही साथ ईडी ने खुद बताया है कि उन्होंने जितनी भी रेड की है ना पॉलिटिशियंस के ऊपर, उनमें 96% रेड सक्सेसफुल और सही रही हैं। 96% का स्ट्राइक रेट लेके चल रही है ईडी। और ये लोग चाहते हैं कि ईडी रेड ना करे। क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट अपना काम ना करे। अगर वो अपना काम करेगा तो करप्शन पकड़ेगा और करप्शन पकड़ेगा तो नो डाउट पॉलिटिशियंस जो पैसा खिला के इलेक्शन जीतते हैं वो नहीं जीत पाएंगे। 96% से ज्यादा लोग गिल्टी पाए गए हैं ईडी की रेड्स में। तो इसका मतलब साफ है कि ईडी मासूम लोगों को नहीं फंसा रही है। लेकिन हाँ, राठी ने कहा है तो सोच के ही कहा होगा। ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना। मिस्टर ध्रुव राठी, मैं आपको बहुत क्लियरली समझाना चाहूंगा, अगर अपोजिशन के लीडर के ऊपर केस किए जाते हैं और उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है तो नो डाउट अमेरिका भी डिक्टेटरशिप में ही जी रहा है। अमेरिका में भी तानाशाही ही चल रही है क्योंकि वहां पे जो अपोजिशन के लीडर हैं ट्रम्प, उनके ऊपर अभी हाल ही में $350 मिलियन का फाइन लगाया गया। 3-4 महीने पहले उसको जेल में डाल दिया गया था। कुछ घंटों बाद उसकी रिहाई हुई, बेल हुई। तो सोचो, अपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर डोनाल्ड ट्रंप जेल जा सकता है लेकिन उसके बाद भी अमेरिका में डेमोक्रेसी जिंदा है, तो भारत में क्यों नहीं? और भारत क्यों ना कार्रवाई करे करप्ट लोगों के ऊपर? एक बार खुद सोचो, जो भी बच्चे 2014 के बाद पैदा हुए हैं, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विद स्पेशल पावर्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनली जो एलजी होगा ना दिल्ली का, उसी के पास सारी पावर्स होंगी और एलजी जो है वो अपने हिसाब से यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वहीं पे केजरीवाल क्या चाहता था कि एलजे उसकी बात सुने, जबकि वहां के एलजे ने अभी बताया कि किस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने बजट को रोक रखा है और ना वो ये शो कर रहे हैं कि उन्होंने जनता का जो बजट है उसका जो पैसा उसको किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट और बताना चाहूंगा, 5 कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है वो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर अतिशी के पास अगस्त 2023 से पड़ी हुई है और वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कि सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार ने रोक रखा है। आई बात समझ में? शायद इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। राठी जी, जब भी एलजे इनसे ये सवाल करता है ना कि हमारी रिपोर्टों को क्यों रोक रखा है, उस पर ये रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे कामों में दखल दे रहा है। तुम्हारे मतलब तुम रिपोर्ट रोक लो, तुम फाइलें रोक लो, तुम फाइनेंस के बारे में ना बताओ लोगों को, वो सब सही है, लेकिन तुमसे अगर कोई सवाल कर ले तो तुम्हारे काम में टांग अड़ा रहा है। वाह भैया। और इस तरीके के नेता में ये ध्रुव राठी अपना प्रधानमंत्री देखता है। वाह। खैर, इसके बाद इसने अगला पॉइंट क्या उठाया? हाँ, मीडिया कंट्रोल कर लिया यार मोदी ने। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस
इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। एक समय था जब दूरदर्शन के ऊपर सरकार की बुराइयां दिखाई जाती थी। वाह, एक टाइम पे दूरदर्शन में रामायण को रुकवाया जा रहा था, और किस लिए पता है? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था, उस समय की कांग्रेस सरकार को ऐसा लगता था कि अगर रामायण को दिखाया जाएगा तो इसका फायदा बीजेपी ले लेगी। साथ ही साथ 1976 के टाइम जब किशोर कुमार काफी ज्यादा वायरल हुआ करते थे उस टाइम पे, तो कांग्रेस ने उनसे कहा था कि जाओ रैलियों में जाओ। जब उन्होंने मना कर दिया तो सारे रेडियो पे से और दूरदर्शन पे से उनके गानों को बैन कर दिया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरीके की सेंसरशिप लगाई जाती थी। इस तरीके की आज लगाई जाती है राठी? नहीं, शायद तूने इन सारे फैक्ट्स के बारे में पढ़ने का सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुझे मैनिपुलेट करना है लोगों को। इसके अलावा तूने ये जो बताया है ना कि मीडिया हाउसेस के ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है, और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा खर्चा किया है, तुम्हारे ही ख्वाबों के प्रधानमंत्री द्वारा सबसे ज्यादा खर्चा किया जाता है एडवर्टाइजमेंट पे। 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया था एडवर्टाइजमेट के ऊपर केजरीवाल ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लताड़ भी लगाई थी। 2012 से लेकर 2022 तक दिल्ली गवर्नमेंट का पता बजट कितना बड़ा है स्पेंडिंग को लेके? एड्स पर 4200% बढ़ी है 2012 से लेकर 2022 के बीच। दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल तुम्हारे ख्वाबों का प्रधानमंत्री, उसके द्वारा इतना खर्चा किया जाता है, और यह आदमी बोलता है संसद में जाके कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से सुन के आता है बुरी बुरी कि भैया तेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों में स्पेंड करने के लिए है। ये करता है तुम्हारा ख्वाबों का प्रधानमंत्री। आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद इसने अगला सबसे बड़ा झूठ पता क्या बोला है आयुष्मान भारत को लेकर, कि भैया आयुष्मान भारत योजना में गलत नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर मल्टीपल नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आयुष्मान भारत योजना में ये चीज है, अगर आप नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। जब कोई व्यक्ति नंबर नहीं देता तो कोई भी नंबर को यूज कर लिया जाता है, जैसे 9990000333 इस तरीके के नंबर को यूज कर लिया जाता है उस फॉर्म को फिल करने के लिए। इन्होंने इस रिपोर्ट को उठा के ऐसा बता दिया कि आयुष्मान भारत के नाम पे स्कैम हो रहा है। शर्म कर राठी, तू नहीं रहता इंडिया में। आयुष्मान भारत से न जाने कितने लोगों का भला हो रहा है, तुझे समझ में नहीं आएगा। वो व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं था, हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था, आज मोदी गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है ताकि वो हॉस्पिटल में जाकर ढंग से अपना इलाज करवा पाए। शर्म कर ले, ना इस देश में रह रहा है, ना यहाँ पे टैक्स भर रहा है, ना यहाँ पे किसी तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। राठी सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, भाजपा, तो जाहिर सी बात है उससे पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा वोट भी मिलते हैं। जिसके कार्यकर्ता इतने सारे होंगे उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये कहां का लॉजिक हुआ? मतलब तुम्हारी 40-50 सीटें हैं, कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 40-50 सीटें हैं मात्र। अब जब सीटें ही इतनी कम हैं इनकी लोकसभा में, तो इनके कार्यकर्ता कितने होंगे? हर दूसरे दिन तो इनके कार्यकर्ता इनकी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं। कौन पैसा देगा इनको? और क्या सिर्फ बीजेपी को फायदा हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का? नहीं, ये बात आपको पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि राठी आपको नहीं बताएगा, लेकिन हाँ मैं बताऊंगा। बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% लेती है, यानी कि उसका जो खर्चा हो रहा है उसका 50% आता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए टीएमसी की, तो वो 100% खर्चा जो होता है उनका वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है। डीएमके का 100% किससे आता है? इलेक्टोरल बॉन्ड। बीआरएस का 55% आता है। लेकिन ये सब गलत है। अगर स्कैम की ही बात हो रही है राठी, तो इन तीन पार्टियों का भी नाम लो। बीजेपी का 50% आ रहा है, इन सबका 100% आ रहा है, लेकिन फिर भी ये गलत नहीं और भारतीय जनता पार्टी गलत। क्यों? क्योंकि इसको पसंद नहीं है, इसके ख्वाबों का प्रधानमंत्री उन्हें हरा नहीं पा रहा, जमाना जब्त हो जा रही है, दैट द रीजन, और कोई बात नहीं। हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सरकार ने नोकीली कीलों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई, सड़कों को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। मतलब कितना बड़ा हिपोक्रेट है भाई तू। तेरी वीडियो का टाइटल क्या है पढ़ा तूने? इस इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप, ये टाइटल दिया है तूने, और उसके बाद खुद ही बता रहा है कि हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं। डिक्टेटरशिप में कहां प्रोटेस्ट होते हैं भाई? तूने नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया था, वहां पे प्रोटेस्ट हो पाते हैं क्या? हिंदुस्तान में अगर तुम कांग्रेस को वोट दे दोगे, क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है? क्या तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। खुद को पता है कि डेमोक्रेसी है देश में, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। तुम्हें खुद ये बोल रहा है कि भैया प्रोटेस्ट करो वरना डिक्टेटरशिप आ जाएगी, यानी कि तानाशाही चल रही है इस देश में, उसके बाद भी तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो। खुद को पता है क्या बोलता है तू? फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। इसने क्या बताया? प्रोटेस्टर्स के ऊपर वायलेंस किया जाता है। मैंने ये किसान आंदोलन की नौटंकी के ऊपर एक वीडियो बनाई है अपने सेकंड चैनल पे, जाकर इसको जरूर देखना। पहली बात। दूसरी बात, प्रोटेस्टर क्या कर रहे हैं वो दिखाया कभी अपनी वीडियो में? लाल किले पे चढ़ गए, झंडा
झंडा निकाल के फेंक दिया भारत का, खालिस्तान का झंडा लगा दिया, दंगे करने पे उतर आए, इस राज्य को अलग कर देंगे, उस राज्य को अलग कर देंगे, ये सारी चीजें ओके हैं, ये सब सुनता रहा है कोई आदमी, मतलब कोई गवर्नमेंट ये सारी चीजें सुनती रहे, इनके ऊपर एक्शन ना ले, ये चाहता है। ये प्रोटेस्टर लोग किस तरीके की चीजें कर रहे हैं उनको ये शो नहीं करेगा, ये शो किस चीज को करेगा कि इनके ऊपर वायलेंस क्यों कर दिया गया। खैर, वीडियो के एंड में इसने एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी वो इसने ये की कि इलेक्शन की जो भूमिका होती है ना, इसने उसको कम करके दिखाया है, मतलब इसने इलेक्शन की इंपॉर्टेंस को कम करके दिखाया है। मेजॉरिटी ने वोट किया कि लाउड म्यूजिक बजना चाहिए, डेमोक्रेसी है, इसका मतलब गाड़ी में तेज तेज लाउड म्यूजिक बजेगा। क्या ये सही मायनों में डेमोक्रेसी है? नहीं, ये स्टुपिडिटी है। तुम पढ़े होगे, सोशल साइंस जरूर पढ़े होगे, उसमें अगर तुमने डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसमें क्लियर आपको ये सिखाया और पढ़ाया जाता है कि एक देश की डेमोक्रेसी का जब भी कोई टेस्ट होता है ना, सबसे बड़ा टेस्ट पता है क्या होता है? इलेक्शन। और किसी भी रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी में कोई गवर्नमेंट बार बार जीत के आ रही है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जनता उस गवर्नमेंट को पसंद कर रही है। तो अगर आपको कोई सरकार पसंद नहीं है तो क्या आप उसको तानाशाह कह सकते हो? उसको तानाशाही कह सकते हो? शर्म आनी चाहिए राठी, शर्म। आईटी सेल का एक हवा बना रखा है कि आईटी सेल वाले ये करते हैं वो करते हैं। हर पार्टी का अपना एक आईटी सेल होता है, हर पार्टी अपने आईटी सेल को यूज करती है नैरेटिव वॉर्स के लिए, इसमें क्या दिक्कत परेशानी है? लेकिन नहीं, आईटी सेल का इतना हुआ जिसकी कोई हद नहीं। मैं बता रहा हूँ, कोई पार्टी अपने आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं देती और कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं देती, वो अपने लिंकअप से अपने तरीकों से पैसा कमाते हैं। ये चीज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेकिन इस तरीके का हुआ बना रखा है कि कोई अगर आईटी सेल में है तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि अमित मालवीय जी उसको पैसे डालते होंगे फोन पे में, 10,000 रुपए दे दे, एक ट्वीट कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। पेड ट्वीट्स जो इंडिपेंडेंट अकाउंट्स के द्वारा कराए जाते हैं ना, वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कराए जाते हैं, पार्टी के द्वारा नहीं। और आईटी सेल और सोशल मीडिया, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। सोशल मीडिया की अलग वॉर टीम होती है, आईटी सेल की अलग वॉर टीम होती है। लेकिन ये सारी चीजें आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करके दिखाई जाएंगी कि जैसे मानो आईटी सेल नहीं हो गया, बहुत ही अलग चीज हो गई और सिर्फ भाजपा का आईटी सेल हो गया। आम आदमी पार्टी का आईटी सेल नहीं है, समाजवादी पार्टी का आईटी सेल नहीं है, कांग्रेस का आईटी सेल नहीं है, सबके आईटी सेल है। लेकिन टारगेट किसको किया जाता है? बीजेपी आईटी सेल को। ये 2-2 रुपए में ट्वीट करते हैं। आज की डेट में मैं अगर राठी के खिलाफ बोल रहा हूं तो मैं आईटी सेल हो गया। आज की डेट में अगर मैं राठी के सपोर्ट में बोल रहा हूं तो भैया मैं हो गया एक इंडिपेंडेंट पढ़ा लिखा इंसान, जबकि ऐसा नहीं है। सारे फैक्ट्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई शंका है और आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो नो डाउट आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने अपना नुकसान करके बिना स्पॉन्सर के इस वीडियो को बनाया, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल सम्राट गौर को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ जय श्री राम। और एक चीज और एंड में बोलना चाहूंगा, जितना तुम झुकाओगे उतना वो बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा ये आप सबको पता है। जय श्री महाकाल।